मेरी नज़्में किसी खोखले सर पे रखी जाए, ये भी उनकी बेइज्जती है। आए? मेरा सर खोखला? ये प्यासा साल 1957 में गुरुदत्त साहब की बनाई ऐसी मास्टरपीस फिल्म जिसकी कहानी, डायलॉग्स, साउंड ट्रैक, तकनीक और सिनेमेटोग्राफी ने देश दुनिया में इतिहास रच डाला था। तस्लीम, अबे कुछ सुना तूने? जी हाँ सुना। उन्होंने कहा दुनिया के कोने कोने में इस फिल्म की चर्चा हुई। पूरे यूरोप ने इस फिल्म को देखा और कहा, वाह, इस फिल्म से गुरुदत्त को वर्ल्ड सिनेमा में एक क्लासिक डायरेक्टर और एक्टर की पहचान मिली। प्यासा को कहा गया गुरुदत्त की फिल्म। लेकिन इन सब के बीच वो शख्स कहीं गुम हो गया जिसकी जिंदगी की असल कहानी पर इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा फिल्माया गया था। फिल्म के कई संवाद और सीन तो पर्दे पर हूबहू वैसे ही उतार दिए गए थे जैसा उसके साथ हुआ था, मगर फिल्म के क्रेडिट में भी उस शख्स को लगभग नजरअंदाज किया गया। बावजूद इसके वो गुरुदत्त की हर अगली फिल्म का हिस्सा बनने को तैयार हुआ। कौन था वो जिसकी लिखी हुई थी ये मास्टर क्लास फिल्म? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आपके पास फाइल है या नहीं? वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे। क्या था उसके जीवन का वो सच जिसके पर्दे पर उतरते ही सनसनी मच गई? कौन था जिसे ताउम्र इस फिल्म को ठुकराने का अफसोस रहा? कैसे इस फिल्म ने गुरुदत्त को बदनाम गलियों में घुमाया? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। लोग कहते हैं कि गुरुदत्त को उनके गुजर जाने के बाद दुनिया ने ठीक से जाना। प्यासा जैसी फिल्म बनाकर वो अमर हो गए, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि उन्हें देर सवेर ही सही पहचान मिल तो गई, मगर उसका क्या जिसकी कहानी दिखाकर गुरुदत्त विश्व सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गए। जब हम चले तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले या आसमां चले। जी हाँ, मेरा साफ इशारा इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर की ओर है, यानी इसे लिखने वाला, और उसका नाम है अबरार अलवी। राम राम राम, क्या हालत हो गई इस दुनिया की। अरे पढ़े लिखे लोग भी खुली गिरी कर रहे हैं। इस फिल्म को देखकर वाह वाह करने वाले लोगों को आज तक इस बात की भनक नहीं लगी कि इस फिल्म की कहानी अबरार की जिंदगी की एक रियल घटना पर आधारित थी। आप अपनी कसम क्यों देती हैं मुझे? आप मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं। खूब जानती हूँ। कैसे? तुम्हारी नज़्मों और गज़लों से। वैसे प्यासा की कहानी को लेकर कई मतभेद रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी साहिर लुधियानवी और लेखिका कवयित्री अमृता प्रीतम के असफल संबंधों पर आधारित है। कुछ का मानना है कि फिल्म का विषय गुरुदत्त के शुरुआती संघर्ष के दिनों से प्रेरित है। दरअसल गुरुदत्त ने 22 वर्ष की उम्र में कश्मकश नाम से एक कहानी लिखी थी। 1956 में जब वो इस पर फिल्म बनाने लगे तो उसका मुख्य किरदार विजय एक चित्रकार था। जब अबरार अलवी इसकी पटकथा तैयार करने लगे तो उन्होंने इस किरदार को शायर और कवि बना दिया, जिसकी कविताओं और शायरी की उसके जीते जी दुनिया ने कद्र नहीं की। कि विजय साहब तशरीफ ले आए हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो कोई अपनी अच्छी सी गजल सुनाएं। आइए विजय साहब, आइए ना विजय साहब, क्या तकल्लुफ कर रहे हैं आप, आइए। जब इस फिल्म की कहानी पर काम चल रहा था तो गुरुदत्त जी ने इसका नाम प्यास रखा था। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि प्यास नाम इसकी कहानी को सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसे बदलकर प्यासा कर दिया। गा चुके हैं कश्मकश जिंदगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले जान लेते हैं कि अबरार अलवी साहब कौन हैं। अबरार गुरुदत्त के लिए फिल्में लिखते थे। गुरुदत्त की मातृभाषा कोंकणी थी। बांग्ला वो बहुत अच्छी बोल लेते थे, मगर उर्दू में हाथ थोड़ा तंग था, और उन दिनों हिंदी फिल्मों के गीत, गानों और संवादों में उर्दू का भरपूर इस्तेमाल होता था। राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित होने के बाद भी देश भर में उर्दू का बोलबाला था, तो इसी ज़रूरत के हिसाब से अबरार गुरुदत्त की ज़रूरत बन गए। वफादारी की भावना तो उनमें थी ही। 1 दशक तक उन्होंने गुरुदत्त के साथ काम किया। मेरा ख्याल था आपने ये मेरी नज़्में छापने के लिए बुलाया था मुझे। छापने के लिए? उसके लिए अभी बहुत वक्त है। वो फिल्में भी डायरेक्ट करते थे। साहब बीबी और गुलाम उन्हीं की डायरेक्ट की हुई फिल्म है। अबरार कितने करीबी थे ये इस बात से पता चलता है कि गुरुदत्त का अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने इसे ख़त्म करने की खूब कोशिशें की थी।
बहरहाल लौटते हैं और बात करते हैं कि महान फिल्म प्यासा की कहानी का जन्म कैसे हुआ। यह उन दिनों की बात है जब अबरार अलवी अभी छात्र जीवन में थे। वो नागपुर में रहकर अपनी LLB की पढ़ाई पूरी कर रहे थे और शौकिया रेडियो के लिए भी लेखक के तौर पर काम करते थे। एक दिन साथ में पढ़ने वाला एक लड़का उन्हें अपने साथ कहीं घुमाने ले जाता है और एक लड़की से मिलवाता है। वो लड़की एक वेश्या थी, उसका नाम गुलाबो था। क्योंकि अबरार एक लेखक थे इसलिए गुलाबो से मिलने का मकसद उसे ठीक से जानना और समझना था। रंगीन गलियों का सामान बनने वाली गुलाबो असल में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मी कन्या थी और गुजरात के किसी मंदिर के पुजारी की बेटी थी। उसका असली नाम देवी था। देवी ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे एक सिपाही से प्यार हो गया। उसके प्यार में वो घर से भागकर मुंबई आ गई। यहाँ आकर उसे पता लगता है कि सिपाही के तो पहले से ही बीवी बच्चे हैं। घर से दूर और अब मजबूर हो चुकी देवी कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। तभी एक कोठे वाली मौसी की नजर उस पर पड़ी। कोई रास्ता ना देख उस लड़की ने मौसी की पनाह लेना ही ठीक समझा और इस तरह वो देवी से गुलाबो बन गई। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। अबरार गुलाबो से वक्त वक्त पर मिलने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। अनजाने में ही सही मगर अबरार और गुलाबो की दोस्ती एक कालजयी फिल्म की पटकथा तैयार कर रही थी। गुलाबो अबरार को पसंद करने लगी थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर खाना खा लो। तुम्हें मेरी कसम। आप अपनी कसम क्यों देती हैं मुझे? इसी बीच फिल्मों की व्यस्तताओं के चलते अबरार अपनी जिंदगी में वापस लौट गए और गुलाबो अपनी जगह रह गई। कई महीने बीत गए। एक दिन शूटिंग के काम से फारिग होकर जब अबरार फुर्सत में बैठे तो गुलाबो की याद आई। जब वो उससे मिलने उसके घर पहुंचे तो एक लड़के ने ये कहकर उनसे रुकने को कहा कि माँ बीमार है, डॉक्टर के पास गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। कुछ देर बाद जब वो आती है तो कुछ बातें होती हैं और जब अबरार जाने के लिए उठते हैं तो वो कहती है कि तुम अब व्यस्त हो गए हो, तुम अब अपनी गुलाबो को भूल जाओगे। अगर कभी भूले भटके मुझसे मिलने आए तो बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा गुलाबो ने इसलिए कहा था क्योंकि उसे टीबी हो गई थी और एक दिन अबरार को पता चलता है कि गुलाबो मर चुकी है। एक दिन यूं ही बातों बातों में अबरार अलवी अपनी जिंदगी के इस वाकये को गुरुदत्त के सामने बयां कर रहे थे तो सुनते ही गुरुदत्त इस कहानी पर दिल हार बैठे और इस पर फिल्म बनाने की ठान ली। इस तरह प्यासा की मूल कहानी का जन्म हुआ। मैं वो विजय नहीं, वो तो तब का मर चुका। मर चुका? क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय। तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। गुरुदत्त ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट और संवाद लिखने का सारा जिम्मा अबरार अलवी को सौंप दिया। गुलाबो के मुंह से निकली कई बातों को हूबहू इस फिल्म में रखा गया है। शुरू में गुरुदत्त इस फिल्म का सिर्फ डायरेक्शन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार इसमें एक्टिंग करें। दिलीप साहब ने गुरुदत्त से कहा कि वो इससे मिलता जुलता रोल 1955 में आई फिल्म देवदास में कर चुके हैं, फिर से उसे दोहराना नहीं चाहते। दिलीप साहब ने गुरुदत्त को ये किरदार करने की सलाह दी। शायद ब्रह्मांड ने पहले से ही तय कर रखा था कि इस फिल्म में गुरुदत्त को ही अभिनय करना है। इस दिल की बेबसी पे। प्यासा की लीडिंग लेडीज हैं वहीदा रहमान और माला सिन्हा। वहीदा रहमान ने इस फिल्म में गुलाबो का किरदार प्ले किया था जो एक तवायफ होती है। गुरुदत्त पहले मधुबाला और नरगिस को लेना चाहते थे और गुलाबो वाला किरदार मधुबाला को ऑफर किया था, लेकिन मधुबाला और नरगिस दोनों ही ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा किरदार किया जाए। देर होने लगी तो गुरुदत्त ने एक रोल माला सिन्हा और दूसरा वहीदा रहमान को दे दिया। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो। माला सिन्हा मिसेज घोष के किरदार में थी जो विजय की पूर्व प्रेमिका होती है। हालांकि माला सिन्हा मिसेज घोष का नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना चाहती थी, मगर गुरुदत्त जी के बहुत मनाने के बाद राजी हो गईं और फिर जिसका डर था वही हुआ। जब फिल्म आई तो माला सिन्हा जी को पत्र लिख लिख कर लोगों ने गालियां दी। मैं वो तब दोबारा नहीं बोल देना चाहता। यानी पहला दर्द बिल्कुल मिटा चुके अपने दिल से? मिटाना चाहिए था। फिल्म में वहीदा का कैरेक्टर एक तवायफ का था तो गुरुदत्त चाहते थे कि उनके सीन्स किसी रियल लाइफ रेड लाइट एरिया में शूट किए जाएं।
उन्होंने फिल्म के पटकथा लेखक अबरार अलवी से इस बारे में खूब रिसर्च करने को कहा। तमाम कहानियों को पढ़ने और जानकारी इकट्ठा करने के बाद अबरार अलवी ने कहा कि अगर किसी कोठे पर जाकर जानकारी जुटाई जाए तो कहानी में जान आ जाएगी। गुरुदत्त को ये बात जम तो गई, मगर सामने एक ही समस्या थी कि दोनों ही कोठे पर जाने से झिझक रहे थे। सुनाइए। कुछ देर पहले जो आप गुनगुना रही थी वो पसंद आया तुम्हें? फिर किसी तरह हिम्मत करके वो कलकत्ता के एक मशहूर रेड लाइट एरिया में गए। शाम होने पर अपनी पहचान छिपाकर दोनों पहले से तय एक कोठे पर जा पहुंचे जहां नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। दोनों एक कोने में बैठे थे और बड़ी बारीकी से चारों ओर चीजों का मुआयना कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत तवायफ आई और नाचना शुरू कर दिया। वहां बैठे तमाम लोग वाह वाह कर नाच का मजा ले रहे थे। तभी गुरुदत्त का ध्यान नाचने वाली उस तवायफ की तरफ गया जो नाचते हुए लड़खड़ा रही थी। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो हैरान रह गए कि वो गर्भवती थी। चंद सिक्कों के लिए वो अपना दर्द दबाए नाचे जा रही थी और लोग उसे नचाए जा रहे थे। गुरुदत्त जैसे घोर संवेदनशील इंसान को जैसे बिजली मार गई हो, उनका मन खराब हो गया और उन्होंने अबरार अलवी से कहा कि तुरंत निकलो यहाँ से। चलते चलते नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और उसे वहां रखकर बाहर निकल आए। मदद चाहती है यह हवा की बेटी यशोदा। इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि मुझे साहिर के लिए चकले का सीन मिल गया। यहाँ चकले का अर्थ कोठे से है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो याद होगा वो सीन जब गुरुदत्त एक कोठे पर होते हैं और एक तवायफ नाच रही होती है। तभी उसका बीमार बच्चा रोने लगता है, मगर वहां मौजूद ग्राहक उसे उसके बच्चे को छोड़ नाचने को मजबूर करते हैं। मेरा बच्चा बीमार है। बच्चे को मार गोली, हम भी तो बीमार हैं तेरे। इस सीन में गाना फिल्माया जाना था और वो गाना था जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। साहिल लुधियानवी की लिखी इस नज्म को गुरुदत्त ने ठीक इसी सिचुएशन पर इस्तेमाल किया। रिकॉर्डिंग की तारीख तय की गई। रिहर्सल के वक्त म्यूजिक कंपोजर SD बर्मन पता नहीं कहां गायब हो गए, पर मोहम्मद रफ़ी तय समय पर पहुंच गए थे। देरी होते देख गुरुदत्त साहब रफ़ी साहब से बोले कि आप तो संगीत के बादशाह हैं, क्यों ना इस नज्म को एक बार बिना संगीत के ही गाकर देखें। जब रफ़ी साहब इसे गाने लगे तो गुरुदत्त ने उसे अपने निजी टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया और इसे हूबहू फिल्म में इस्तेमाल भी कर लिया। ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी जिन्हें। अब क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं हुई थी तो इसकी क्वालिटी जरूर खराब थी, मगर सीन में वास्तविकता आ गई। मुंबई में ही सेट पर रेड लाइट एरिया और कोठे का माहौल बनाया गया और उस तवायफ का दर्द सिनेमा के पर्दे पर उड़ेल कर रख दिया गुरुदत्त साहब ने। अगर आपने भी ये गाना देखा हो तो जरूर उस दर्द को महसूस किया होगा। अबरार के किरदार को बहुत खूब जिया गुरुदत्त साहब ने। कहते हैं कि प्यासा में गुरुदत्त द्वारा निभाए गए किरदार विजय को देखकर तमाम उम्र दिलीप साहब को इस फिल्म को ना कर पाने का मलाल रहा। कौन? ओ, तुम? गुलाब। मेरे साथ आओ विजय बाबू। फिर तरस खाने आए हो मुझ पे? आज मैं भूखा नहीं हूँ गुलाब, आज मैंने भूख को शराब में डुबो दिया है। बहुत सी है मैंने। ये भी कहा जाता है कि जब पहली बार नेहरू जी ने इस गाने को सुना तो वो रो पड़े थे। गुरुदत्त जी ने जब प्यासा की शूटिंग कंप्लीट करके इसकी फुटेज को एडिट करके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें सलाह दी कि इसमें आपको कोई रोमांटिक सा गीत भी रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म बहुत निराशा में डूबी लग रही है, बहुत बोझिल सी बन पड़ी है। गुरुदत्त जी ने भी यही रियलाइज किया और कुछ ही देर में साहिर साहब से कोई गीत लिखने को कहा गया। SD बर्मन ने भी फटाफट गाना संगीतबद्ध कर दिया और जो गाना बनकर तैयार हुआ उसके बोल थे, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें। तो ये गीत गीता दत्त जी और रफ़ी साहब ने गाया था। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। प्यासा फिल्म की कहानी जितनी सीरियस थी उसके लिए उतने ही वजनदार गीतों की भी जरूरत पड़ी। साहिल लुधियानवी ने गुरुदत्त के जज्बातों को केवल समझा भर नहीं
बल्कि अपने लिखे गीतों के जरिए उन्हें बड़े पर्दे पर उड़ेल कर रख दिया। न जाने वो खुद कितनी बार फिल्म की कहानी में डूबे उतराए होंगे, तब जाकर दर्द और भावनाओं के सैलाब से भरे ऐसे गाने लिखे कि लोग उसमें डूब गए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को। और इस तरह हमें मिली हिंदी सिनेमा इतिहास की एक दुर्लभ फिल्म जिसे सभी फिल्मी संस्थानों में भगवान की तरह पूजा जाता है। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उस वक्त इसे लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था। गुरुदत्त भी तो एक ऐसे ही एक्टर और डायरेक्टर थे जिन्हें उनके गुजर जाने के बाद दुनिया ने जाना। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम। गुरुदत्त ने ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे की बनाई थी। ये किस दर्जे की फिल्म थी इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनकी मौत के 16 सालों बाद 1980 में जब यूरोप में प्यासा फिल्म रिलीज हुई तो वहां लोगों ने इसे सर माथे पर बिठाया। इतना ही नहीं, 1984 में फ्रेंच प्रीमियर के दौरान ये कमर्शियली एक बहुत बड़ी सफल हिट फिल्म साबित हुई थी। 2005 में भारत से प्यासा इकलौती हिंदी फिल्म थी जिसे टाइम मैगजीन ने विश्व की ग्रेटेस्ट टॉप 100 मूवीज में शामिल किया। कहानी अबरार अलवी की थी। इसे समझ और तराश कर चमकाने वाले बेशक गुरुदत्त साहब थे और कहीं ना कहीं तारीफ उस तवायफ की भी जो अनजाने में ही सही पर फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज सजन मोहे अंग लगा लो जन्म सब। और संयोग देखिए कि इस फिल्म के दोनों मुख्य किरदार जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह गए। असली गुलाबो तो फिल्म बनने से बहुत पहले ही चल बसी थी और विजय यानी गुरुदत्त साहब भी फिल्म बनने के कुछ ही सालों बाद दुनिया छोड़ गए। किरदार छूट गए मगर कहानीकार यानी अबरार अलवी रह गए अपने जीवन की छोटी सी कहानी को इतना बड़ा होता देखने के लिए। मैं दूर जा रहा हूँ गुलाब, कहाँ? जहाँ से मुझे फिर दूर न जाना पड़े। तो दोस्तों कैसी लगी ये पेशकश कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते चलते फिर वही गुजारिश, फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।